Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start a new topic that is CNS poisons. CNS poisons, the other name of CNS poison it is called neurotics. As the name indicates, poison acting on a CNS. अगर हम न्यूरोटिक को क्लासीफाई करें, तीन इसकी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है. CNS एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे चलेंगे वो न्यूरोटिक्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS एक्टिंग जिसकी एग्जांपल क्यूरारे है, क्यूरारे पॉइजन का नाम है. एंड थर्ड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड पे जो एक्ट करेंगे. बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रेन के मेन टू पार्ट्स हैं. ब्रेन जो मेन ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है. तो ब्रेन में CNS और PNS आ जाता है और स्पाइनल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड वाला जो आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट है. तो हम उसको भी मेन डिवीजन की तरफ जाते हुए अगर CNS को डिवाइड करें और उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिंग पॉइजन है उसको डिवाइड करते हैं CNS, PNS और स्पाइनल पॉइजन से. जब हम बात कर रहे हैं CNS एक्टिंग, CNS में हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट ग्रुप आ जाते हैं पॉइजनिंग के. फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड सोमनीफेरेंस पॉइजन. सोमनीफेरेंस पॉइजन बेसिकली ये CNS स्टिमुलेंट्स हैं सारे जो CNS को स्टिमुलेट करते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है ओपियम, मॉर्फिन, ओपियोइड ग्रुप. ये आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा. मॉर्फिन, ओपियोइड, ठीक है, ओपियोइड के डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें फार्मा में आप लोग कवर कर चुके होंगे. लेकिन वैसे हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो हम इसका फोरेंसिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे. ओवर ड्रग ऐसा इसको हम थेराप्यूटिकली, फार्मा में तो इसके थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसके जो एज अ ड्रग एडिक्शन ये कॉज करने वाले इसके साइड इफेक्ट्स हैं और जो फोरेंसिक इसकी इम्पोर्टेंस है हमने उसको यहाँ पे डील करना है. ओपियम, ओपियोइड्स, मॉर्फिन, तो ये वाला ग्रुप जो है सोमनीफेरेंस में फॉल करेगा. नेक्स्ट CNS की पॉइजनिंग है इनएबरेंस. इनएबरेंस में आपके आ जाते हैं अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट्स जो कि आपके CNS को डिप्रेस कर देते हैं. ठीक है, इसमें बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आती हैं वो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. ये फोरेंसिक में अगर ये चीज़ अल्कोहल से अगर कोई क्वेश्चन मतलब आपके वाइवा में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. एक जो टॉक्सी में से इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पहले बताई थी कि आर्सेनिक है. इसमें से क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वाइवा टॉक्सी का हो रहा हो और आपसे आर्सेनिक का पूछा. इसी तरह पॉइजन की जब बात आती है तो उसमें खासकर मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल दो. इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट्स ये भी आपने फार्मा में डिस्कस की होंगी. ये भी अगर थेराप्यूटिकली देखा जाए तो एज अ ड्रग भी यूज़ होती हैं. अगर ओवर इनका यूज़ किया जाए तो ये ड्रग एडिक्शन कॉज करने वाली बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स. तो ये जिस ग्रुप में आती हैं दैट ग्रुप इज कॉल्ड इनएबरेंट्स. थर्ड ग्रुप इज डिलीरियंट्स पॉइजन. अब आज मैं जो डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगी ना दैट इज डिलीरियंट पॉइजन. ठीक हो गया. सोमनीफेरेंस, इनएबरेंस ये हम लोग बाद में करेंगे. डिलीरियंट्स आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली ये वाले जो पॉइजन है ये मैंने पढ़ाने हैं, हम लोगों ने डिवाइड किए हैं. तो सोमनीफेरेंस आपको डॉक्टर अंदर पढ़ाएंगे. इनएबरेंट्स अल्कोहल, बेंजो और बार्बिटूरेट आपको मैम पढ़ा देंगी, मैम कनम. और डिलीरियंट्स जो हैं वो मैंने डिस्कस करेंगे. तो डिलीरियंट्स में बेसिकली आते क्या है, डिलीरियंट्स में आपको आगे इसकी डिटेल बताऊंगी. डिलीरियंट्स वो है बेसिकली जो कि पहले अर्ली स्टिमुलेट करेंगे CNS को एंड देन डिप्रेशन कॉज करेंगे. तो इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइजन आ जाते हैं वो धतूरा है, कोकेन है और कैनबिस इंडिका. कैनबिस का अगर आप स्लैंग नाम देखें तो जिसे हम कहते हैं भंग इज कैनबिस बेसिकली. जो डिटेल होंगी तो इसके और सारी चीज़ें बताएं आप लोगों को. बेसिकली डिलीरियंट जो है वो तीन है, धतूरा, कोकेन और कैनबिस. अगर हम दोबारा इसको डिवाइड करके देखें न्यूरोटिक्स को तो CNS एक्टिंग को फर्दर सब डिवाइड करेंगे. तो इसमें आपको देखें सोमनीफेरेंस में, इनएबरेंस में और डिलीरियंस में. प्लीज़ आप लोगों को पहले भी जब हमने जनरल टॉक्सी पढ़ाई थी और उसमें पॉइजनिंग की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी और जब आपको क्वेश्चन आए
क्लासिफिकेशन का, तो आपको उन्हें क्लासिफाई करना है, बेशक आप टेक्स्ट फॉर्म में करें, लेकिन साथ उसकी एग्जाम्पल के बगैर बताना मतलब ऐसा है कि आप क्या आप इनकम्प्लीट सी बात बता रहे हैं। सोमनीफेरेंस है, आपने जस्ट एक एग्जांपल देनी है कि इसमें ओपियम आता है। इनेपरेंस है, उसमें आपने अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन और बारबिटूरेट्स वाला ग्रुप आएगा इनेपरेंट पॉइजन। डिलीरियंस है, उसमें धतूरा, कोकेन और कैनबिस। ये आपने CNS पॉइजन जहाँ बताने हैं, यहाँ पे ही आपने इसको सब क्लासिफाई कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट पॉइजन है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल में आ जाता है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो नाम स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग, सर आपने पहले कहीं ऑटोप्सी पढ़ी होगी तो अपने नाम में काफी दफा आया है कि स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग के साथ जो है किस्म के पॉइजन के पहले आ चुके हैं। एक्समोमिका इज द फाइनल पॉइजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजन है ये भी। हमने डिवाइड कर लिया न्यूरोटिक्स या CNS पॉइजन को 3 में, CNS, PNS और स्पाइनल में। CNS को फर्दर डिवाइड किया सोमनीफेरेंस में, इनेबरेंस में और डिलीरियंस। सोमनीफेरेंस के एग्जांपल ओपियम है, इनेबरेंस के एग्जांपल अल्कोहल, बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन। डिलीरियंस में आ जाता है धतूरा, कोकेन एंड कैनबिस। From today onwards we will discuss delirium. तो delirium poison हम बारी-बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। First poison is धतूरा. Dhatura, it is one of the delirium poison. Causes initially stimulation of the cerebral cortex and then causes depression. सारे के सारे delirium poison ऑलमोस्ट यही है। हमने नाम से ही हमने कहा कि कुछ CNS poison जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, कुछ डिप्रेशन कॉज करते हैं। CNS डिप्रेसेंट हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स हैं और कुछ स्टिमुलेशन कॉज करेंगे एंड देन डिप्रेशन। तो delirium poison में जिन्होंने फर्स्ट में स्टिमुलेशन कॉज करनी है एंड देन इट विल कॉज डिप्रेशन। तो धतूरा आके ये भी इसका सेम मैकेनिज्म है एंड देन कॉजेस डिप्रेशन। धतूरा की अगर बात करें तो धतूरा का ग्रुप एट्रोपा बेलेडोना, या आप लोगों ने फार्मा में पढ़ा होगा, एट्रोपा ग्रुप से बिलोंग करता है धतूरा। इट कंप्राइजेस धतूरा, फेसुसा, स्ट्रोमियम, एट्रोपा बेलेडोना, Hyoscine-niger. Dhatura strontium is further divided into 2 types. उसके फ्लावर की कलरेशन की बेस के ऊपर हम धतूरा में डिफाइन करेंगे। धतूरा स्ट्रोमियम एल्बा बेसिकली व्हाइट कलर को ही बोलते हैं, तो जो जिसके व्हाइट फ्लावर वो धतूरा एल्बा है। फ्लावर्स हैं उनको हम धतूरा नाइगर कहते हैं। ये इसकी फर्दर फ्लावर्स आर बेल शेप। और इम्पोर्टेंट फीचर ये कि इसकी फ्लावर्स की शेप जो है वो बेल शेप है, हैविंग मोर और लेस स्फेरिकल फ्रूट कवर्ड विद मल्टीपल शार्प स्पाइन्स। गिवन द नेम थॉर्न एप्पल टू द प्लांट। थॉर्न एप्पल समटाइम्स जो है MCQs आ जाता है थॉर्न पूरा के ऊपर लिखा हुआ। Thorn apple to the plant. The seeds are yellowish brown in color. The seeds resembles chili seeds. Yellowish brown color के seeds हैं और seeds की resemblance जो है वो बिल्कुल आपके जो chili seeds हैं उनके जैसे होते हैं। ठीक हो गया। एट्रोपा से इसका एट्रोपा बेलेडोना belong करता है। After ingestion of a crushed seeds, absorption take place from the first part of small intestine. From here, the circulation it goes to the body tissue where it undergoes partial oxidation. Analysts, due to their oxidation, can't detect them apart is excreted in the urine. बात करते हैं बेसिकली कि सम पॉइजन, हमने पहले भी जब जनरल टॉक्सी पढ़ी थी हमने तब बात की थी कि कुछ पॉइजन जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन उनकी हो जाती है, तो उनकी डिटेक्शन जब वो केमिकल एनालिसिस करेंगे ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज हो गए, उनकी फॉर्म चेंज हो गई, मेटाबोलाइट्स के बदले, तो उनको डिटेक्ट करना तो सब मुश्किल होता है। तो ये भी ऐसा ही पॉइजन है कि ये इसका कुछ पार्ट जो है हम कहेंगे कि मल्टी सिस्टम है। कुछ पार्ट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ सर्कुलेशन में गया, कुछ पार्शियली ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन कुछ पार्ट इसका यूरिन में भी एक्सक्रीट हो रहा है। तो हम
यूरिन में अगर एक चीज हो रहा है, हम यूरिन का सैंपल लेके वहाँ से समहाउ डिटेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये है क्या चीज़, ये एक एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड है ये, इसकी नेचर अगर हम बात करें केमिकल की बात करें फॉर्मुलेशन की, तो ये एल्कलॉइड है दैट एक्ट मोर ऑन द central as well as peripheral nervous system. They first stimulate the higher center of the brain and then the motor center, and last is depression and paralysis of vital centers in the medulla and inhibitory fibers of the vagus nerve. Peripheral effects are due to cholinergic blockage with resultant paralysis of the nerve. हमने इसकी बात की कि ये बेसिकली एल्कोलॉइड है। उसमें एक्ट क्या करना है, जैसे कि सारे डिलीरियंट्स हैं कि पहले इसने स्टिमुलेशन कॉज करनी है आपके हाई सेंटर ऑफ ब्रेन की, मोटर न्यूरॉन्स की, सेंटर्स जितने भी हैं उनको, और देन उसके बाद वो डिप्रेशन कॉज करेगा आपके वाइटल सेंटर्स के जो मेडुल्ला में है, और उस आपकी नर्व के फाइबर्स उनको स्टिमुलेट करेगा। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को भी इसमें पैरालिसिस कॉज करनी है। एक्शन इसका कंटिन्यू है। इट स्टिमुलेट्स द हायर सेंटर इन द ब्रेन, हैव एट्रोपिन लाइक एक्शन। एट्रोपिन लाइक एक्शन हमने बात की, एट्रोपा ग्रुप से है। अगर आपने फार्माकोलॉजी में अगर आपको याद हो तो एट्रोपा ग्रुप में जो भी आपकी ड्रग्स आती हैं, क्या हमको यहाँ उनको पॉइजन कहेंगे, ओवरडोज में या उनका मिस यूज किया जा रहा है तो पॉइजन बन जाते हैं, हमारे फोरेंसिक में वो पॉइजन कहलाएंगे। एट्रोपिन लाइक एक्शन किन किन का होता है, और अगर आपको बहुत अच्छी तरह याद हो कि एट्रोपिन करती क्या है। एट्रोपिन इट इनहिबिट कटिंग एंड सेलिंग, इट डायलेट्स द पीपल, dilate the blood vessel, vasodilatation cause करती है, stimulate the heart regulation regulating center at the forward ventricle of the brain, causes depression of vital center and death is due to inhibition of respiratory center leading to paralysis. रेस्पिरेटरी सेंटर की जो है, अगर मेडुल्ला में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसमें अगर वो डिप्रेशन कॉज होगी जिससे इनहिबिशन हो जाएगी रेस्पिरेटरी सेंटर की, और बंदा जो है एस्फिक्सिया से जो है उसकी डेथ साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम में बेसिकली अपीयर्स विदिन हाफ एन आवर आफ्टर swallowing द पॉइजन। हाफ एन आवर के दौरान जो है वो साइन एंड सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स में उसकी क्लिनिकल अपीयरेंस को शो होगी, इसमें है कि वॉमिटिंग immediately after the ingestion of seed, bitter taste in the mouth, dryness of the mouth leading to excessive thirst, dysphagia, difficulty in speech, dilatation of pupil, insensitivity to light, and power to accumulate near vision is paralyzed, dilatation of okay. We were discussing sign and symptom. Sign and symptom हम बात कर रहे थे एट्रोपा ग्रुप से बिलोंग करता है। एट्रोपिन लाइक जितने भी उसके एक्शन हैं, इसमें आ जाता है बिटर टेस्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, जिससे एक्सेसिव उसको थर्स्ट होगी, ठीक है, बहुत प्यास लगेगी, डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्पीच, डायलिटेशन ऑफ पीपल, इनसेंसिटिव टू लाइट, पावर टू accumulate for near vision is paralyzed, dilatation of blood vessels sorry ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन होगी, जिसे हम कहते हैं रेड एज बीट, dry and hot skin as there is inhibition of sweating and stimulation of heart regulating center, drunken, staggering gait, drowsiness, delirium is characterized by confusion, restlessness, hallucination, delusion, और डेथ जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होगी। ठीक हो गया, कि हम इसकी बात कर रहे थे। अगर हमने पहले इसको डिस्कस किया था कि पहले इसने क्या करना है कि आपके हायर सेंटर को सेंटर्स को उसने ब्रेन के हायर सेंटर को स्टिमुलेट करना है, और उसके बाद उन सेंटर्स को उसने एट्रोपिन लाइक एक्शन, जिसमें स्वेटिंग है, सलाइवेशन है, डायलिटेशन ऑफ पीपल है, डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हम रखेंगे, रेड एज बीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉज करेगा। एंड देन उसने फाइनली क्या करना है, डिप्रेशन कॉज करना है। मेडुल्ला में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है तो उसको करेगा, जिससे रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिशन होगी और एस्फिक्सिया से डेथ होगी।
ड्राई हॉट स्किन होगी, इनहिबिशन ऑफ स्वेटिंग, स्टिमुलेशन ऑफ हीट रेगुलेटिंग सेंटर, ड्रंकन गेट, ड्राउजीनेस, डिलीरियम, कंफ्यूजन। ये अगर हम बात करें ये वाले सारे सिम्टम्स की, तो ये सारे सिम्टम अभी आप लोगों ने हाँ अल्कोहल नहीं पढ़ा। अल्कोहल जब आप पढ़ लोगे तो उसमें आप लोगों को होगा कि अल्कोहल की भी स्टेजेस हैं। एक स्टेजेस फर्स्ट स्टेज यूफोरिक स्टेज है जिसमें बहुत ही हाइपर स्टिमुलेशन हुई होती है ब्रेन सेंटर्स की, तो उसमें बंदा जो है वो बहुत एक्टिवली, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद जब उसके डिप्रेशन वाली सीएनएस डिप्रेसेंट स्टेज में आता है तो वो ड्रंकन गेट में आएगा, ड्राउजीनेस होगा, डिलीरियम में जाएगा, कंफ्यूजनल स्टेज होगी, रेस्टलेसनेस होगा, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, ये सारी चीज़ें उसकी इस स्टेज में आएंगी। अगर हम भी बात कर रहे हैं अपने डिलीरियम पॉइजन, तो उसमें भी जब हम बात करते हैं कि हमारे सेंटर्स हायर सेंटर्स की स्टिमुलेशन के बाद जब डिप्रेशन होता है डिप्रेशन, तो यही वाली अल्कोहल लाइक स्टेज जितने भी सिम्टम्स हैं वो अपीयर होंगे। और डेथ हमने पहले बात की कि वो होगी रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, डेथ जो है रेस्पिरेटरी फेलियर। सक्सेस पीरियड अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि फर्स्ट 30 मिनट्स में हाफ एन आवर के अंदर साइकिल सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। सक्सेस पीरियड जो है वो हमारा विद इन 24 आवर्स है। फिर हम बात करेंगे पोस्टमार्टम अपेयरेंस की। अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो क्या पोस्टमार्टम अपेयरेंस होगी, डेथ हम क्यों हो रही है, डेथ की कॉज है आपकी बेसिकली एस्फिक्सिया, तो shows a sign of asphyxia. The seeds may be found in the stomach. अगर उस बंदे ने सॉलो क्या कुछ खाए हैं सीड्स फॉर द सूटेबल पर्पस के लिए, तो वो हमें स्टमक तक ओपन करेंगे, हमें सीड्स मिल सकते हैं इंटेस्टाइन में, तो उसकी और रेजिडुअल चीज़ें सीड से रिलेटेड मिल सकती हैं। दे रेजिस्ट पुट्रिफैक्शन एंड कैन बी डिटेक्टेड इन डीकम्पोज्ड बॉडी। ठीक है, ये पुट्रिफैक्शन को ये भी पॉइजन है वो रेजिस्ट करता है, तो हमें इवन डीकम्पोज बॉडी में भी उसकी कोई ना कोई पार्ट जो है कुछ खराब मिल सके। ड्राई वार्म बॉडी विद वाइडली डायलेटेड पीपल मे बी द ओनली क्लू। आपको जो क्लू मिलेगा इसमें डेथ का, वो आपको जब बॉडी मिलेगी तो उसमें ड्राई वार्म बॉडी विद वाइडली, वार्म इसलिए कि ऑब्वियसली जो है बॉडी रेड हुई होगी, आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली डायलेटेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वार्म हो सके। ड्राइनेस तो हमने कहा कि ड्राई स्किन, ड्राई माउथ है, डिस्पेजिया, ये सारी चीज़ें एट्रोपिन लाइक एक्शन जो उसने किया उसकी वजह से ड्राइनेस है। वाइडली डायलेटेड पीपल जो है वो जो है, वैसे तो ऑब्वियसली डेथ के बाद पीपल डायलेट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो वाइडली डायलेटेड पीपल, that will be the clue of the मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस या फॉरेंसिक इम्पोर्टेंस, जो हमारे लिए मेन कंसर्न है जिसमें हम बात करेंगे कि क्या है मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस इसकी। इट इज यूज एज स्टूपिफाइंग एजेंट बाय द रोबर्ट्स। अब ये वर्ड आया है स्टूपिफाइंग एजेंट। स्टूपिफाइंग क्या, इसका क्या मतलब है आप लोगों को आएगा। स्टूपिफाइंग एजेंट या स्टूपिफाइंग पॉइजन, बेसिकली समटाइम्स वाइवा पूछा जाता है कि नेम एनी स्टूपिफाइंग पॉइजन, तो उसमें आपने झट से नाम लेना होता है धतूरा। सबसे इम्पोर्टेंट स्टूपिफाइंग जो पॉइजन है, वैसे कैनबिस भी एज अ स्टूपिफाइंग पर्पस के लिए यूज हो जाता है। स्टूपिफाइंग एजेंट्स वो वाले पॉइजन है बेसिकली जिनका जिन नाम से है स्टूपिफाइंग, कि आप किसी को भी स्टूपिफाई कर सकते हो, लाइक किसी चीज़ में आप उसको मिला के आप दे दो, उससे ये वाले सारे सिम्टम आएंगे। लाइक भांग आपने किसी चीज़ में मिला के दे दी, जो मैं कह रही हूँ कैनबिस है, धतूरा के लीव्स हैं तो आपने किसी को दे दिए, तो आप उसको इजीली बेवकूफ़ बना सकते हो। यूजुअली रॉबर्स जो हैं, या आप लोगों ने अक्सर इस तरह के केसेस देखे होंगे मिठाई के अंदर स्टेशन पे और ये इधर उधर कोई हॉकर्स हैं कुछ मिला के लूट मार करने के लिए उनको दे दी कोई चीज़ खाने की, उसमें मिला के, और यूजुअली ऐसे ही कोई भांग टाइप या धतूरा के सीड वो दे दिए, उसके बाद वो बंदे को तो कुछ पता नहीं, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर तो ये सीएनएस इफेक्ट इसके पॉइजन के आना शुरू हो जाएंगे, और वो जी रॉबर्स के लिए ईजी हो जाता है, वो उसकी कोई भी चीज़ उठा के कोई भी रॉबरी करने में तो उसके लिए ईजी होगा। तो ये वाले वो पॉइजन जो कि आप किसी भी चीज़ के साथ मिला के मिक्स करके और इसको स्टूपिफाई करने के लिए पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, दैट पॉइजन्स आर कॉल्ड स्टूपिफाइंग एजेंट्स या स्टूपिफाइंग पॉइजन, जिसकी दो इम्पॉर्टेंट मोटी मोटी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं धतूरा एंड
ओके, फर्स्ट इसका जो मेन इम्पोर्टेंट मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस या जो यूज़ है, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है, वो है कि इट इज यूज्ड एज स्टूपेफाइंग एजेंट बाय द रॉबर्स इन चिल्ड्रन फॉर किडनैपिंग. इट इज मिक्स्ड विद द स्वीट्स एंड कैंडीज. लीगल इम्पोर्टेंस, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में मैंने डिटेल में आप लोगों को स्टूपेफाइंग एजेंट्स के बारे में बता दिया है. होपफुली क्या आप लोगों ने सुना होगा स्टूपेफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली स्टूपेफाइंग पर्पस के लिए, किसी को स्टूपेफाई करने के लिए यूज़ होते हैं. यूजुअली इनको मिक्स किया जाता है किसी एनी फूड मटेरियल में इसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो इम्पॉर्टेंट स्टूपेफाइंग पॉइजन्स हैं. अक्सर मैंने कहा वाइवा में पूछा जाता है कि नेम एनी स्टूपेफाइंग पॉइजन विच स्टूपेफाइंग एजेंट, तो उसमें आपने धतूरा का नाम लेना होता है. एंड कैनबिस, कैनबिस भी जो भंग है, कैनबिस के कुछ जो है डेरिवेटिव्स. कैनबिस जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह उनको, देन वी विल डिस्कस. कैनबिस में ही, कैनबिस का ही एक डेरिवेटिव भंग है. कैनबिस के डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं. वो कुछ डेरिवेटिव्स हैं वो एज ए स्टूपेफाइंग एजेंट. तो किडनैपिंग के लिए बच्चों को यूजुअली किडनैप करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि धतूरा को इजीली मिक्स किया जा सकता है किसी स्वीट्स और कैंडीज में. इन वुमेन फॉर रेप, अगर आप ये रेप के केसेस में अगर किसी को स्टूपेफाई भी करते हैं. एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, एक्सीडेंटली पॉइजन, अगर हमने कहा कि फ्लावर्स की हमने बात की, बड़े बेल शेप फ्लावर्स हैं. और अक्सर बहुत जगहों पे आप लोगों को अगर इसकी देखें, अगर आप इसकी वो तो बड़े अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं. तो अक्सर बच्चे जो हैं वो गार्डन में कहीं लगे हों कुछ इस तरह, वैसे ही लिए रियाद में ज़्यादा होते हैं. आम जो नॉर्मल गार्डन वगैरह वहाँ पे ये फ्लावर्स नहीं होते, वो थोड़ा सी. लेकिन वो अगर बच्चे खेलते वो एक्सीडेंटली जो है वो खा लें या इस तरह पॉइजन उनकी सीड्स के साथ हो जाए, वो एक्सीडेंटल की चांसेस हैं रेयर. इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट आ जाती है कि ट्रीटमेंट कि क्या हमारे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाए. स्टमक वॉश विद आइदर वार्म वाटर और अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू रिमूव सीड्स फ्रॉम द स्टमक. हमारे पास जो मेन चीज़ है कि अगर उसमें फॉलो कर रही हैं सीरीज स्टमक वॉश कर सकते हैं वार्म वाटर से या सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से. हो गया. इसके अलावा फाइसोस्टिग्मीन दे सकते हैं, डोज ऑफ 1 to 4 मिलीग्राम्स रिपीटेड एज एन इंटरवल ऑफ 1 to 2 आवर्स. और नियोस्टिग्मीन दे सकते हैं 2.5 मिलीग्राम्स आईवी एवरी 3 आवर. फाइसोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन हम देंगे क्योंकि एट्रोपिन लाइक इसके इफेक्ट हैं. जो एट्रोपिन के लिए मेडिसिन दी जाती है वो बेसिकली यही दोनों है. हम परगेटिव दे सकते हैं उसको, हम कोई इस तरह के परगेटिव लेग्जेटिव्स को डायरिया जिससे उसको इंड्यूस हो, तो परगेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है. बेसिकली यही मेन स्टेप्स हैं. लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं जिसमें हम मैनेज
एक बीच में थोड़ा सा वो रहा डिसकंटिन्यू। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाहती हूँ। Okay. We have discussed Datura, basically seen as poison. Delirium हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Datura poison, delirium poison है early stimulation of the cerebral cortex and then depression cause करता है। Atropa group से belong करता है। Atropa group से belong करता है। इसके जो plants हैं Datura stonium basically इसका जो नेम है इसका जो बोटानिकल नेम है इसके दो मेन इसके ग्रुप्स हैं Datura alba और Datura stonium niger। alba के white फ्लावर्स हैं, नाइगर के पर्पलिश ब्लैक फ्लावर्स हैं, बेल शेप फ्लावर्स हैं। ये समटाइम्स चीज़ें थोड़ी बहुत मेमोराइज करने की ज़रूरत होती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज लिखते हुए यूजुअली क्लियर कट ही पूछा जाता है कि मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस बताएं, क्लिनिकल फीचर बताएं या टॉक्सिक फाइंडिंग बताएं। ऑब्वियसली आप लोग को जो पॉइजन के हिसाब से पॉइजनिंग के हिसाब से आपको तो टॉक्सिक के हिसाब से आपको आइडिया हो ही गया होगा किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूरा डिटेल नहीं पूछी जाती कि फलाने पे नोट लिखो। अगर नोट आए तो कोई हर्ज भी नहीं, एक दो लाइंस में एक्सप्लेन करने का या इंट्रो देने का अगर नोट आए तो। अदरवाइज टू द पॉइंट पूछा जो पूछा गया है आप जस्ट उसमें क्लिक करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है, आप जस्ट मोड ऑफ एक्शन ही बताना चाहते हैं। फिर आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके इतने फ्लावर्स हैं, इतने फ्लावर की राइस हैं, फलाना रेड है तो ब्लू है। अदरवाइज ना लिखो। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हमने कहा ये अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फर्स्ट जो है स्टिमुलेट करेगा, देन जो है डिप्रेशन कॉज करेगा, आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, सब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को भी पैरालाइज कर देगा। एक्शन जो है एट्रोपिन लाइक एक्शन, जो हाई सेंटर्स को स्टिमुलेट करना है। एट्रोपिन लाइक एक्शन इसका है। एट्रोपिन लाइक एक्शन क्या है? डायलिटेशन करेगा, पिपल की डायलेट करेगा, ब्लड वेसल को डायलिटेशन कॉज करेगा, स्वेटिंग और सलाइवेशन को इनहिबिट करेगा, जिससे फिर जो है वो बंदे को जो है वो थर्स्ट होगी, ड्राइनेस होगी, ठीक है, मुंह उसका ड्राई होगा। स्टिमुलेट जो है हीट रेगुलेशन सेंटर को करेगा। डिप्रेशन ऑफ द वाइटल सेंटर इन मदल्ला, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर मदल्ला में मौजूद है तो उसके इनहिबिशन से ऐसे क्या होगा और कॉज ऑफ डेथ भी बेसिकली वो कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर की इनहिबिशन है। साइन एंड सिम्टम में वही सेम साइन एंड सिम्टम है जो है डायलिटेशन है, ब्लड वेसल की प्यूपिल की डायलिटेशन है, डिफिकल्टी इन स्पीच है, डिस्फेजिया है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, बिटर टेस्ट इन माउथ है, वॉमिटिंग हो सकती है, ड्राई हॉट स्किन होगी। उसके बाद ड्रंकन स्टैगरिंग गेट, ड्राउजीनेस, डिलीरियम, कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस और इवेंचुअली डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ये सारे साइन एंड सिम्टम थे। फैटल पीरियड की हम बात करें तो 24 आवर्स है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग हमने कहा कि रेजिस्ट कर रहा प्रोफेशन को आपको कुछ मिल सकती हैं। जो मेन क्लू है वो ये होगा कि एक ड्राई वार्म बॉडी होगी विद वाइडली डायलेटेड। मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो इट इज यूज्ड एज स्टूपिफाइंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। समटाइम्स पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टूपिफाइंग पॉइजन, स्टूपिफाइंग एजेंट क्या है। तो वो पूरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूपिफाइंग पॉइजन जो कि टॉपिक्स यूज़ करते हैं इन चिल्ड्रन फॉर किडनैपिंग के लिए यूज़ होता है, रेप के लिए हम वुमेन में यूज़ हो सकता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है बच्चों की। ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, स्टमक वॉश करेंगे या तो वार्म वाटर के साथ या कार्बोनेट के साथ फाइसोस्टिग्मीन या नियोस्टिग्मीन देंगे और पढ़ के देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाता है तो पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा पॉइजन है कोकीन। हमने बात की थी डिलीरियम, तीन इंपॉर्टेंट पॉइजन है। फर्स्ट इज दूरा, सेकंड इज कोकीन एंड थर्ड वन इज कैनबिस। नेक्स्ट हम पॉइजन जो डिस्कस करेंगे दैट इज कोकीन। कोकीन बेसिकली क्या है? कोकीन इज अ क्रिस्टलाइन ट्रोपिन अल्कलॉइड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोका प्लांट। कोका जो प्लांट है, एक कोका लीव्स कोका प्लांट है। जरूर आप देखिएगा एल्कलॉइड है, जैसे कि हमारा वो था धतूरा एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड है। नेचर मतलब इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है एल्कलॉइड प्रोटीन
started cocaine, हम धतूरा कंप्लीट कर चुके हैं. कोकेन बेसिकली मैंने मानी कि ये भी धतूरा की तरह एल्कलॉइड है. कोकेन इज अ क्रिस्टलाइन प्रोपेन एल्कलॉइड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोका प्लांट. बायोलॉजिकली अगर हम मान रहे हैं तो कोकेन एक्ट्स एज अ सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिनको हम टीआरआई कहते हैं, ट्रिपल रीअपटेक इनहिबिटर्स, वो है ये बेसिकली. इज एडिक्टिव बिकॉज ऑफ इट effect on the mesolimbic reward pathway. mesolimbic system जो आपके हैं, ठीक हो गया, उसके ऊपर इसका अफेक्ट है, इसीलिए इसका एडिक्टिव बिहेवियर है जो एडिक्शन जो कॉज करेगा. पॉइजनिंग इसकी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों टाइप्स की इसकी पॉइजनिंग हो सकती है. एक्यूट की जब हम बात करें एक्यूट पॉइजनिंग की, विद एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग यूज द ड्रग कैन कॉज एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग यूज. जब हम एक्सेस ऑब्वियसली एक्यूट पॉइजनिंग होगी जब उसकी डोज जो है वो एक्सेस अमाउंट में होगी, जब एक्सेस अमाउंट में होगी, और जब अगर प्रोलॉन्ग यूज उसका होता रहे तब वो क्रॉनिक में चेंज हो जाती है. एक्सेसिव अमाउंट जब ड्रग की डोज यूज होती है तो वो एक्यूट पॉइजनिंग कॉज करेगी. से होगा क्या, साइन एंड सिम्टम जो आएंगे वो कैसे हो सकते हैं. दैट वुड बी इचिंग, दैट वुड बी टैकिकार्डिया, हेलुसिनेशंस एंड पैरानॉइड डिल्यूजन्स. अगर आप लोगों को हेल्यूसिनेशन का टॉपिक याद हो जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, फोरेंसिक साइकेट्री हेल्यूसिनेशन हो गया, वो कितनी टाइप्स की थी, ऑडिटरी थी, ठीक है, सारी आपकी जितनी भी सेंसेस हैं, ठीक है, उसमें एक एक हेल्यूसिनेशन थी टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, जिसकी टाइप अगर आपको जिसकी एग्जांपल नहीं पढ़ी थी तो याद है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन की एग्जांपल क्या थी. कोकेन बम्स. कोकेन में एक इस तरह हेल्यूसिनेशन होती है कि वो बंदा फील करता है कि समथिंग इज क्रॉलिंग, समथिंग सम इंसेक्ट्स और क्रॉलिंग अंडर और ओवर हर और हिज स्किन. ठीक हो गया. तो ये बेसिकली एग्जांपल हमने वहाँ पे कोट. तो अब हम पढ़ रहे हैं कोकेन, तो आप लोगों को याद हुआ, आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक है कि जब हम हेल्यूसिनेशन पढ़ा था तो ऑब्वियसली फिर कोकेन एक ऐसा पॉइजन है जिसमें ये वाली सारी चीज़ें, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, पैरानॉइड स्टेज और ये वाली सारी चीज़ें आती हैं. इसमें ही कोकेन बम्स हैं इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग के साथ इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है. एक्यूट पॉइजनिंग के साथ हमें इचिंग होने लगती है, टैकिकार्डिया, हेल्यूसिनेशन एंड पैरानॉइड. Overdosage causes hyperthermia and a marked elevation of the blood pressure, which can be a life-threatening. बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज होगा, हाइपरथर्मिया में पर्सन जो है वो दैट वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग. क्रॉनिक पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक आपने लॉन्ग ओवर द टाइम अगर आप थोड़ी थोड़ी डोज या बहुत अर्से तक लेते रहे हैं कोकेन को, तो क्रॉनिक कोकेन इंटेक कॉजेज ब्रेन सेल्स टू अडैप्ट फंक्शनली टू स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस फॉर ट्रांसमीटर लीव इन ऑर्डर टू कंपनसेट. इसलिए यहाँ पे जो बात हम करना चाह रहे हैं क्रॉनिक की, तो वो ये है कि आप लोग फार्मा में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा और यहाँ भी आप लोगों को हम लोग जब एल्कोहल पढ़ाएंगे तो साथ ही टॉपिक है ड्रग एडिक्शन और डिपेंडेंस. तो जिसमें एडिक्शन की ये बात हो है कि अगर हम क्रॉनिक किसी चीज़ को ये भी एडिक्शन कॉजिंग ड्रग में आती है कोकेन, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो एडेप्टेशनल स्टेज में चले जाते हैं. ठीक है, जिससे पहले होगा टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी कि आप जो सेम डोज ले रहे हैं उसका असर नहीं होगा, सिम्टम नहीं आएंगे. यू हैव टू इंक्रीज योर डोज, अपनी डोज बंदे को बढ़ानी पड़ेगी जिससे वो टॉलरेट हो जाता है. डोज बढ़ाता जाएगा और उसके बाद वो डिपेंडेंस स्टेज में चला जाएगा, टॉलरेंस और देन ड्रग डिपेंडेंस. यही बेसिकली एडिक्शन वाली कॉजिंग जो है स्टेजेज है. Finally, a loss of vesicular monoamine transporters, neurofilaments, protein, and other morphological changes appear to indicate a long-term damage to the dopamine neuron. All these facts contribute to a rise in tolerance. मैंने अभी जैसे बात की कि इन ये सारी जो contributing factors हैं
कंटिन्यूसली टॉलरेंस बेसिकली यही है कि जो सेम डोज अफेक्ट है, जो आप एक डोज ले रहे हैं उससे वो अफेक्ट वी आर डिस्कसिंग क्रोनिक पॉइजनिंग। आज काफ़ी नेट का इशू हो रहा है। बेसिकली क्रोनिक पॉइजनिंग की हमने बात की, तो क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करें तो आपके सेरोटोनिन और सेरोटोनिन के जो आपके रिसेप्टर हैं, इन्होंने बेसिकली क्या है कि टॉलरेंस डेवलप करनी है। ऑल दीज इफेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू rise in tolerance। टॉलरेंस की जब हमने बात की, क्रोनिक पॉइजन आपको तो जब हम लेंगे स्लाइड में सेकंड यहाँ पे हमने जो बात की क्रोनिक इनटेक की वजह से बेसिकली ब्रेन सेल्स जो हैं आपके डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं वो अडैप्ट होंगे स्ट्रांगली टू इम्बैलेंस द ट्रांसमीटर टू कंपनसेट एक्सट्रीम्स। यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में 4-5 लाइनों में बात हम टॉलरेंस की कर रहे हैं कि इन्होंने टॉलरेंस के लेवल को रेज होने के लिए जो अडेप्टेशन अपने अंदर डेवलप करें उसकी बात करें। All these effects contribute to rise in tolerance that require a larger dose to achieve the same effect. The lack of normal amount of serotonin and dopamine in the brain is the cause of the dysphoria and depression that felt after the initially high। जो आपका फर्स्ट आपका सिम्टम आएगा वो है डिस्फोरिया। वो बेसिकली आएगा इसलिए कि जब
सेरोटोनिन और डोपामिन रिसेप्टर जो है वो नॉर्मल अमाउंट्स में नहीं होंगी, उनकी लैकिंग होगी ब्रेन में, क्योंकि वो तो होगा इनहिबिशन जब हो जाएगी। इनहिबिशन का मतलब ये है कि उनकी अपटेक जो रीअपटेक है वो जो एक नॉर्मल एक पाथवे बना हुआ है वहाँ पे जहाँ पे स्टॉप हो गई, इनहिबिशन हो गई, दैट इनहिबिशन विल कॉजेस एट द मेन जो पॉइंट है जहाँ पर उनको पहुँचना है, उनका पाथवे ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो लैकिंग कर देगी ब्रेन में, जिसकी वजह से इफेक्ट आएगा डिस्फोरिया, डिप्रेशन। Physically, withdrawal is not dangerous. However, feeling of insects crawling under the skin is usually reported. जब हमने बात की थी tactile hallucination की important example है cocaine bugs के नाम से इसको कहा जाता है कि insects, someone feels कि some insects are crawling under the skin. ठीक है, ये चीज़ें cocaine bugs कहलाती हैं. Physiological changes caused by the cocaine withdrawal include vivid and unpleasant dreams, insomnia, hypersomnia, increased appetite, psychomotor related retardation और agitation. सारी की सारी आपकी जो इतनी भी CNS डिप्रेसेंट वाले जो सिम्टम हैं वो हम देखते हैं, एजिटेटेड होगा, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और उसके बाद वो ये फीलिंग आती है या तो बंदे को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, बहुत ज़्यादा वो सोएगा, इंक्रीज एपिटाइट, उसकी एपिटाइट के जो है वो उसमें इम्बैलेंस होगा, या वो खाएगा या वो भूख की नहीं लगेगी या वो बहुत ज़्यादा खाएगा, एजिटेटेड रहेगा, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो कोकेन के विड्रॉल इफेक्ट में आ जाते हैं। फिजिकल साइड इफेक्ट फ्रॉम द क्रॉनिक स्मोकिंग ऑफ द कोकेन इंक्लूड, हम बात करेंगे अच्छा आगे थोड़ा सा इसकी अगर हम करेंगे कि इसके कोकेन के भी, कोकेन हमने धतूरा तो पढ़ा, तो धतूरा के तो प्लांट है, लीव्स है, ये भी बेसिकली एक्सट्रैक्ट हमने कहा कि कोका जो प्लांट है उससे एक्सट्रैक्ट है। अब उस एक्सट्रैक्ट को लेने के मेथड्स क्या हैं, किन किन मेथड में ये यूज़ होता है। कोकेन सिगरेट स्मोकिंग में भी, मतलब एज जो है टोबैको के साथ मिक्स करके भी एज अ सिगरेट में स्मोक के तौर पर भी यूज़ होता है। इसका पाउडर, फाइन पाउडर जो है इनहेलेशन फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये डिफरेंट ड्रग्स के साथ कंबाइन करके और डिफरेंट ड्रग के साथ कंबाइन फॉर्म में भी लिया जाता है, तो इसके डिफरेंट यूजेस हैं। अगर इसको एज अ स्मोकिंग के तौर पर हम जब यूज़ करेंगे, क्रॉनिक कोई स्मोक करा है कोकेन को, तो उससे जो उसके इफेक्ट आएंगे, साइड इफेक्ट आएंगे, तो बेसिकली क्या होंगे, हेमाटाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोस्पैज्म, bronchitis, fever, diffuse alveolar infiltrate without effusion, pulmonary systemic eosinophilia, chest pain, lung trauma, throat, asthma, hoarseness of voice, dyspnea, shortness of जो है, and aching, flu-like symptoms, ठीक है। तो ये वाले सारे जो है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ इनहेल कर रहे हैं, आप इस लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, सिम्प्टम्स ये वाले सारे जैसे कुछ सिम्टम्स जो हैं वो टबैको स्मोकिंग वाले इफेक्ट भी हैं। तो लेकिन जो इसके ज़्यादा वो है 9% जो है सिस्टमिक इओसिनोफिलिया हो सकता है, चेस्ट पेन है, लंग का ट्रॉमा, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, फ्लू लाइक सिंड्रोम, ये वाली चीज़ें। कोकेन constrict blood vessels, dilate the pupil and increase body temperature, heat rate and blood pressure। हमने स्टार्ट में ही बात की थी फर्स्ट लाइन पे ही कि इससे समटाइम्स जो है कोकेन इंटेकर्स जितने भी हैं उनको सीवियर डिग्री का, सीवियर टाइप का जो है वो हाइपरथर्मिया जो है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरथर्मिया जो है वो होता है, क्योंकि क्या करता है कि ब्लड कंस्ट्रिक्ट करता है, पिंपल डायलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को, हाइपरथर्मिया ये इट्सेल्फ, तो इसकी वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हमने कहा था टैकीकार्डिया ये करता है, ब्लड प्रेशर को रेज करता है। It also causes headache and gastrointestinal complications like abdominal pain and nausea. Usually GID के symptoms में भी ये abdominal discomfort, abdominal pain, nausea ये वाली चीज़ें cause कर सकते हैं। Common but underbelieved is that the smoking of cocaine chemically breaks down the tooth enamel and causes tooth decay.
ये भी क्या है ऑब्जर्व हुई है बात कि कोकेन जो यूज़र हैं, कोकेन स्मोकर्स जो हैं, उनमें जो एनिमल की डिके और खुद डिके होना बाकी लोगों से ज़्यादा है। स्टैटिस्टिकली ये चीज़ हुई है कि इन लोगों में जो है वो टूथ से रिलेटेड डेंटल इश्यूज जो हैं वो आपके जो डेंटल आपकी जो एनिमल है उसकी उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे आपके टूथ की डिके होना जो है वो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। However, cocaine does often cause involuntary tooth grinding known as bruxisms। एक ये भी जैसे हमने कहा कि कोकेन बग्स, ये भी एक पैरानॉइड टाइप की सिचुएशन है कि जिसमें वो बंदा जो ना दांत ऐसे ग्राइंड करेगा, पीसना वाले इनवॉलेंटरी, उसको चाहेगा नहीं, बस ग्राइंडिंग एक्टिविटी अपनी वो रखेगा, जिसे हम ब्रुक्सिम कहते हैं, which deteriorate the tooth animal। केवल इसकी लॉजिकली रीजन दे रहे हैं कि इस टूथ ग्राइंडिंग के इफेक्ट की वजह से उसका टूथ एनिमल जो है वो डिटोरिएट हो सकता है, एंड दैट विल टूथ एनिमल लीड टूथ जो है वो एनिमल डिके होगा, तो उससे उसको उसके चांसेस हैं कि उसको जिंजिवाइटिस हो। एडिशनली स्टिमुलेंट्स लाइक कोकेन जिसमें है मेथाम्फेटामीन एंड इवन कैफीन कॉजेज डिहाइड्रेशन एंड ड्राइनेस इन द माउथ भी। जैसे आप कॉफ़ी का एक्सेसिव यूज करें, जो कैफीन है, इसके अलावा मेथाम्फेटामीन है, ये दोनों चीज़ें हैं कि ड्राइनेस of mouth fast। Saliva is an important mechanism in maintaining one's oral pH level। आपका जो मुंह में स्लाइवा है बेसिकली वो आपका ये नॉर्मली अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल जो है वो जो है पीएच को लेवल को बैलेंस करने के लिए है। क्रॉनिक स्टिमुलेंट इन यूजर्स हु डोंट हाइड्रेट सफिशिएंटली may experience demineralization of their teeth, the pH of the tooth surface drooping too low। आपके जो पीएच जो है लेवल वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, एसिडिफाई होगी, कम होगी तो एसिड टाइप पे जाएगी, टूथ सर्फेस का एनिमल तो होगा और आपके टूथ जो है वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे, ड्रूपिंग। ये सारी चीज़ें डेंटल कुछ इसके इफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉनिक इंट्रानेजल यूजेज कैन डिग्रेड द कार्टिलेज सेपरेटिंग द नॉस्ट्रिल। तो जो नेजल सेप्टम है, सेप्टम नेजल, ठीक है, दैट विल जो है कार्टिलेज जो है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, कार्टिलेज को भी डिस्ट्रॉय करता है, डिटोरिएट करता है, इवेंचुअली इट्स कंप्लीट डिसअपीयरेंस। आप सब जो क्रॉनिक यूज़र हैं कोकेन के, जो अगर आप देखें, अगर आप नेट पे खोल के देखें क्रॉनिक कोकेन यूज़र, जैसे आप ये वाला ये क्या देखें उसमें जो अगर आपको कोई पिक्चर्स नज़र आएंगी, मैं तो एक दो पिक्चर्स डाली थी उसमें, तो उनके नेजल एकदम है ही नहीं, नॉस्ट्रल आपका नोज नेजल ब्रिज बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ, मंकी लाइक फेसेस उनके होंगे, मरासमिक होंगे, डिप्रेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, नशे वगैरह होते हैं इनकी तरह बिल्कुल मरासमिक फेस। नेजल सेप्टम जो है वो मिसिंग होगा, नेजल सेप्टाई जो है आपका ब्रिज बिल्कुल बैठा हुआ। कि क्या करता है कि जब आप क्रॉनिक कोकेन का यूज़ करते जा रहे हो, अगर आप देखें इसके कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं इस यूजर्स के ऊपर इसके कितने साइड इफेक्ट हैं, आपके दांतों के ऊपर, जीआईटी के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर, आपके इवन नेजल कार्टिलेज के ऊपर। इससे इतनी सीवियर किस्म की डिसफिगरिंग हो सकती है due to the absorption of the cocaine from cocaine hydrochloride, the remaining hydrochloride forms a dilute hydrochloric acid। जैसे हमने कहा कि कोकेन की एब्जॉर्प्शन जब होती है तो कोकेन हाइड्रोक्लोराइड से होती है, तो रिमेनिंग हाइड्रोक्लोराइड है वो एक डाइल्यूटेड HCl जो है आपके स्टमक में ऑलरेडी HCl मीन्स कि स्टमक में भी एसिडिटी कॉज करना, और एक डाइल्यूटेड HCl बना रहा है जो ऑलरेडी स्टमक में हमारे कोई फूड जाता है तो HCl तो हमारा नेचुरली बनता है,
इसके बनने की वजह से और एक हमारा नॉर्मल है एसिडिटी के चांस भी ज़्यादा होंगे। कोकेन में आल्सो greatly increase risk of developing rare autoimmune or connective tissue diseases like lupus, Goodpasture syndrome, vasculitis, glomerulonephritis, Stevens-Johnson syndrome, and other diseases which autoimmune diseases या connective tissue disorders हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिक जब क्रॉनिक कोई प्रोटीन यूजर है, इरेजर है, तो जब ये में ज़्यादा चांस है क्योंकि सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा ऑलरेडी ये चीज़ देने के बाद जिसके सारे सिस्टम्स पे अमल अफेक्ट हो रहा है, तो ऑटोइम्यून डिजीज और कनेक्टिव डिजीज का शिकार होगा। ये इसके कोको फ्रूट यानी कोको का लीव्स के कोको फ्रूट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनकी कुछ शेप इस तरह बीन्स की तरह कोको फ्रूट्स हैं ये इसका फ्लावर ये हमने बात की कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स में पाउडर फॉर्म में ली जाती है ये कोकेन, इसका हाइड्रोक्लोराइड 4% कोकेन है इसमें, क्लोरोहाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड। आई आई में जो है ना आई की कुछ सर्जरीज के बाद कोकेन दिया जाता है, तो ये सब ट्रीटमेंट वाले ऑप्शन, लेकिन अगर हम ओवरडोज करेंगे तो फिर ये बेसिकली एब्यूज़ में आ जाएगा, ड्रग एब्यूज़ में आ जाएगा। ये इसके डिफरेंट इन्हेलेशन के मेथड हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट आप देखें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आप कहते हैं या डिवाइसेस आप हैं जैसे जो है कि जितने भी व्यू हैं वो लेते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके ऊपर फॉइल के ऊपर या पेपर करके और इसको प्रेस किया जाता है ताकि इसके अच्छा ये इम्पोर्टेंट इसमें भी है जितनी भी ये एडिक्शन वाली चीज़ें हैं ना, ये जो यूज़ करते हैं जितनी रिफाइन चीज़ें होती हैं ना उतना उसका इफेक्ट ज़्यादा तेज होता है। पर सिंगल यूज़ करें लाइक हमने बात की कि जितने भी कोकास हैं, कोका के डेरिवेटिव्स हैं, कोकेन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, अगर ये सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। अगर ये हम टबैको के साथ मिक्स करके दो एडिक्शन कॉजिंग ड्रग से कॉपी करें, अल्कोहल के साथ करें, क्यूमुलेटिव कंबाइंड इफेक्ट आएगा, ठीक है। कोकेन का एक्सेल इफेक्ट कम हो जाएगा, फंक्शन में साथ ही साथ निकोटीन वाला इफेक्ट होगा, यदि लंग्स के ऊपर निकोटीन का इफेक्ट हो रहा है तो निकोटीन और इसका दोनों लंग्स को ही ज़्यादा, लेकिन अगर ये ओनली कोकेन यूज कर रहा है इसका ओवरऑल जितना भी कोकेन ने इफेक्ट करने हैं क्लिनिकल तो वो कोकेन का दूसरा ये रिफाइन उसको जितना हो सके पाउडर्ड फॉर्म में उसको वो यूज़ किया जाता है। रॉ का कि जितनी रॉ मटेरियल है वो कम से कम जाए, इसी तरह ये देखिए ये मेरा ख्याल है पेपर जो है उसको फोल्ड करके पता नहीं सिगरेट के साथ इसको जो है वो इनहेल करें, डायरेक्ट इनहेलेशन। Cocaine is extremely metabolized primarily in the liver with only about 1% excreted unchanged in the urine, just 1% जो है वो unchanged urine होगा लिवर में, ओनली इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये तो हमने सारी बात कर ली कि क्लिनिकल की चेक की क्या टॉलरेंस डेवलप की, किस किस्म के साइन सिम्टम और कहाँ कहाँ से डेवलप हो। अब हम करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे जो भी हमारे स्टिमुलेंट टॉक्सिसिटी हो गई सीएनएस को स्टिमुलेट करने क्या करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का हमारा क्या है कि हमने कहा कि 3 डिग्री का हाइपरथर्मिया का बॉडी का टेम्परेचर रेज हो सकता है, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम हाइपरथर्मिया को कंट्रोल करें, उसके बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज करें। कंवल्सिव एपिसोड्स हैं तो उनको हम ठीक करें, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर को जो हमें नॉर्मलाइज करें, एरिथमिया की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जीआईटी की डिकंटामिनेशन कर सकते हैं, मेथड्स टू इंक्रीज एलिमिनेशन, ऐसे कुछ मेथड्स जिससे हम एनहांस करें एलिमिनेशन को बॉडी में ऑलरेडी एब्जॉर्ब होने से पहले मतलब बॉडी में सर्कुलेशन में चला गया तो हम उसको एलिमिनेट कर सकें विदाउट मेटाबोलाइट। एक्यूट साइकोसिस हमें बनना है तो उस साइकोसिस को ट्रीट कर सकें।
डिलीरियम एक्सट्रीम जो एंजाइटी है उसको हम ट्रीट करें, कोकेन इंड्यूस्ड सीजर्स जो है उसको हम उन चीज़ों को। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, डायज़ेपाम दे सकते हैं, फिनोबार्बिटॉल दे सकते हैं फॉर सीजर को कंट्रोल करने के लिए हम डायज़ेपाम फिनोबार्बिटॉल दे सकते हैं, हम इंट्रावीनस प्रोपेनोल दे सकते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर है, बेसिकली हम बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए, जो आपका हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन डिप्रेसिव स्टेज ऑफ पॉइजनिंग में हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, वेज़ोप्रेसर दे सकते हैं, ड्रग लाइक डोपामाइन जो है वो इंडिकेटेड है। Cocaine-induced psychosis with hallucination, paranoid, and hyperexcitability are treated by the neuroepileptics. Lithium is used for this purpose. Lithium जो है वो एक important ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं, एपिलेप्सी में भी यूज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एब्जॉर्प्शन हम लाइक एमएसएस करा सकते हैं, गैस्ट्रिक लिवाज करा सकते हैं, सीजर्स को एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, सलाइन कार्टिक्स दे सकते हैं। इनहांस एलिमिनेशन में हम फोर्स एसिडिक डायलिसिस, सपोर्टिव केयर में हम उस बंदे को कूल करेंगे, क्वाइट इन्वायरमेंट मॉनिटर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट और वाइटल फंक्शन और प्लेन साइकेट्रिक एवेलुएशन करेंगे। नेक्स्ट हम कैनबिस करेंगे। थैंक यू सो मच।